हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हमारे क्लास 12 का जो चैप्टर 2 हमारा चल रहा है उसका तीसरा क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वहाँ पे हमने देखा था ये जो वर्ड पर्सनालिटी ये आया है एक लैटिन वर्ड से जिसको कि हम कहते हैं पर्सोना। पर्सोना का बेसिकली मतलब होता है एक मास्क जो कि बहुत सारे थिएटर एक्टर जब एक्टिंग करते हैं तब पहनते हैं, यानी वो जिस कैरेक्टर को करना चाहते हैं उस कैरेक्टर को धारण करने के लिए फिर उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो मास्क वो लोग पहनते थे उसको हम तब कहते थे पर्सोना, और इसी से आया है पर्सनालिटी। तो यहाँ से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है पर्सनालिटी का, यानी कि आपका ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसी को हम कहते हैं आपकी पर्सनालिटी। अब देखो ये पर्सनालिटी जो है बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, तो इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ऐसे तरीके की ज़रूरत होती है, फिर बहुत से ऐसे थ्योरीज भी है जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। उनमें से आज हम दो अप्रोचेस को पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला है हमारा टाइप अप्रोच और फिर हमारा दूसरा है ट्रेट अप्रोच। ओके, और इसके बाद हम एक और पढ़ने वाले हैं थ्योरी जिसको कि हम कहेंगे 5 फैक्टर थ्योरी। ओके, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो आपके नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर आपको डाउनलोड करना है यानी इसका पीडीएफ अवेलेबल करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करो। और दूसरी बात, अगर आप इन सब के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी में अपना मार्क करते चलो, तब भी आपका काम बन जाएगा। एनाफ ऑफ इंट्रोडक्शन, अब हम सीधा चलते हैं अप्रोचेस के ऊपर। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ही फैमिली में दो बच्चे जो ड्रामेटिकली अलग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ड्रामेटिकली अलग होती है, जैसे कि वो लुक्स में अलग होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है एक दूसरे से, उनकी इंटरेस्ट अलग होती है, उनकी टेस्ट अलग होती है ना। तो बहुत कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको मतलब एक ही भाई बहन है और किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो इस तरीके से टेस्ट जो है वो अलग रहता है, इंटरेस्ट अलग रहता है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है तो कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, तो यही सारी बातें। और इन्हीं सब को पढ़ने के लिए हमारे पास है कुछ अप्रोचेस जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं। और ये जो थ्योरीज है, थ्योरीज से जो ये जो अप्रोचेस है, इनसे बाद में जो थ्योरीज आई है, ये सारी थ्योरीज जो है किस पे बेस्ड है? दिस थ्योरीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं उन पर बेस्ड है। ओके, अब मॉडल का मतलब है मिमिक। ओके, साइकोलॉजी में हम जब मॉडल ऐसे कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है मिमिक करना, मतलब कॉपी। ओके, चलो ये अभी कॉन्टेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा, हम बाद में जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो टाइप अप्रोच बेसिकली क्या करती है, हर एक पर्सनालिटी को क्या करती है, ह्यूमन पर्सनालिटी को एक ब्रॉड पैटर्न में ऑब्जर्व करती है। दैट comprehend human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individuals। तो इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो बिहेवियर है उसमें ब्रॉड पैटर्न नज़र आता है, एक तरीके का पैटर्न देखता है। जैसे कोई मानो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट है तो ये उसका एक पैटर्न है। जो बंदा एक्सट्रोवर्ट है वो घर पे भी एक्सट्रोवर्ट होगा, दोस्तों के साथ भी एक्सट्रोवर्ट होगा, स्कूल में भी होगा, कॉलेज में भी होगा, ऑफिस में, बाहर, हर जगह वो एक्सट्रोवर्ट होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है यही क्या हुआ, एक तरीके का टाइप हो गया है। सो ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर टू वन टाइप। तो एक तरीके का बिहेवियर पैटर्न एक तरीके का टाइप हो गया, एंड विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद दैट पैटर्न। तो अगर किसी में पैटर्न है, एक्सट्रोवर्टेड में जो ट्रेट आता है कि बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत प्लेफुल होते हैं, ये सारा है क्या है, एक्सट्रोवर्ट होने का एक पैटर्न है। तो अगर उसके बिहेवियर में ये सारी जो सिमिलरिटीज़ है, जो एक्सट्रोवर्टेड अगर कोई है उसमें आता है, तो ये एक पैटर्न होगा, और ये पैटर्न क्या होगा, एक टाइप होगा। ओके, समझ आ गया होगा। अब ग्रीक फिजिशियन थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। उन्होंने एक टाइपोलॉजी प्रपोज करा है, किस पर बेस्ड करके, ऑन फ्लूइड या फिर ह्यूमर के ऊपर बेस्ड करके एक टाइपोलॉजी प्रपोज करा है, जहाँ पर इन्होंने लोगों को 4 टाइप में क्लासिफाई किया।
सबसे पहला जो टाइप है वो है सैंग्विन, फिर है फ्लिग्मेटिक, फिर है मेलानकोलिक और फिर है क्लोरिक। ओके, तो ये 4 टाइप में उन्होंने डिवाइड करा है किनको, लोगों को। किस पर बेस्ड करके? उनके बिहेवियर के बेस पर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड करके, सॉरी बिहेवियर नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, माय बैड, फ्लूइड या फिर ह्यूमर के ऊपर बेस्ड करके 4 टाइप में लोगों को डिवाइड करा है, लोगों को क्लासीफाई करा है। सबसे पहला है सैंग्विन, फ्लेग्मेटिक, मेलानकोलिक एंड क्लोरिक। ओके, अब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं चारक संहिता। वो भी आयुर्वेदा से डिराइव्ड है और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वत, फिर है पित्त और फिर है कफ। वत, पित्त, कफ, या फिर आप उसको हिंदी में या बांग्ला में पढ़ना चाहोगे तो वत, पित्त और काफा, ऐसे करके हम कहते हैं। और इन तीनों को एक साथ मिला के हम क्या करते हैं? त्रिदशा हम कहते हैं। ओके, तो ये जो 3 टाइप में हमने डिवाइड करा या फिर ये जो त्रिदशा है, ये बेसिकली बेस्ड है इंसान का नेचर क्या है, यानी कॉल्ड प्रकृति। इंसान का जो बेसिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर के ऊपर बेस्ड करके ये त्रिदशा बनाया गया है, जहाँ पर वत, पित्त और कफ ऐसे 3 टाइप में लोगों को डिवाइड किया गया है। सेम उसी कॉन्सेप्ट में हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही एक और टाइपोलॉजी है जिसको कि हम कहते हैं त्रिगुणास, यानी गुण के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है, जिसपे है सत्व, रजस और तमस, यानी सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो इनमें से हम कैसे डिवाइड करेंगे, कौन सतगुण वाले हैं, कौन रजगुण वाले हैं, कौन तमोगुण वाले हैं? तो वहाँ पे हम देखेंगे जो सत्वगुण इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। तो क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट जिन लोगों में है इनको हम कहते हैं वो लोग सद्गुण के, उनमें सद्गुण है। फिर रजोगुण वो है जो कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, जिनमें चाह होती है, जैसे कि सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होती है, डिससेटिस्फेक्शन होती है उनमें, मतलब असंतुष्टि होती है, देन एनवी फॉर अदर्स, लोगों के लिए जेलेसी होती है, एंड मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी जिनकी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पसंद करते हैं, सामान को पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं रजगुण के अधिकारी। और फिर तमोगुण वो लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एरोगेंस है, डिप्रेशन है, लेजीनेस है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है। तो ये कैरेक्टर जिनमें होंगे, ये एट्रीब्यूट जिनमें होंगे, वो लोग क्या है? हमारे तमोगुण के अधिकारी है या फिर उनमें तमोगुण है। तो ये 3 जो गुण है, सद्गुण, रजगुण और तमोगुण, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? त्रिगुणा। 3 गुण यानी त्रिगुणा। ओके, अब यहाँ पे एक नोट आप देखो कि हर लोगों में यहाँ पे क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल द 3 गुनाज आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज। हर एक डिग्री, मतलब हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिग्री तक हर एक गुण मौजूद होती है, लेकिन हम उसको उस गुण के अधिकारी मानते तब है जब उसमें किसी एक गुण का डोमिनेंस हो। डोमिनेंस ऑफ वन और द अदर गुना में लीड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। तो हम कहेंगे कि अगर इस इंसान का रजस बहुत बिहेवियर है, रजगुण वाला बहुत बिहेवियर है, तब क्या होगा, इसमें सतगुण और तमोगुण दोनों होगा, लेकिन इनकी जो है डोमिनेंस है वो थोड़ी कम होगी, और जो रजगुण है उसका डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे ये इंसान में रजगुण थोड़ा ज़्यादा है। ओके, अब क्या है, अब पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स दिए हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। अब तक तो हमने देखा था कि टाइप अप्रोच है क्या, टाइप अप्रोच है क्या, और टाइप अप्रोच के बेसिस पे वेस्टर्न यानी ग्रीक फिजिशियन ने, यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमने टाइपोलॉजी में डिवाइड करा है टाइप अप्रोच के, तो उसको देखा। अब हम देखते हैं कि पर्सनालिटी टाइप्स गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, पर्सनालिटी टाइप दिया है। ओके, उनमें से सबसे पहला है जो हमारी जो बॉडी बिल्ड है या फिर बॉडी का जो टेम्परमेंट है, उसके बेसिस पे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन। उन्होंने 3 टाइप प्रपोज करा। सबसे पहला जो टाइप है वो है एंडोमॉर्फिक। तो द एंडोमॉर्फ्स आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, बाय टेम्परमेंट दे आर रिलैक्स्ड एंड सोशिएबल। तो आप ऐसा कोई समझो, कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत सॉफ्ट है, और वो दिखने में राउंड है, यानी पांडा टाइप है, थोड़ा पैंडा टाइप है,
और वो बहुत ही रिलैक्स रहता है, सोशिएबल है, लोगों से मिलता जुलता है, तो वो क्या होगा, एंडोमॉर्फिक टाइप। फिर एक दूसरा बंदा आया है जो है मेसोमॉर्फिक। वैसे ये आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 3 लेयर ऐसे होते, ऐसे करके पढ़ा होगा। सो मेसोमॉर्फिक वाले जो लोग हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलरेटेड आर रेक्टेंगुलर विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस। तो जो मेसोमॉर्फिक वाले हैं वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, मस्कुलर होते हैं, वो होते हैं मेसोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा थीन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल इन बॉडी बिल्ड, दे आर ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट। और एक्टोमॉर्फिक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, लंबे हैं, फ्रेजाइल यानी बहुत ही नाजुक टाइप के हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्रेनी यानी ब्रिलियंट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट ज़्यादातर होते हैं। तो ऐसा अगर कोई इंसान है तो वो हुआ एक्टोमॉर्फिक। कोई अगर ऐसा है आपके दोस्त में कोई अगर ऐसा है ना, पेंडा टाइप, मोटा है, सॉफ्ट है और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, सबसे घुलता मिलता है, तो वो हुआ एंडोमॉर्फिक। कोई बंदा ऐसा है जो बॉडी बिल्डिंग करता है, बहुत ही मस्कुलर है, अच्छी बॉडी है, अच्छी फिजिक है, वो हुआ मेसोमॉर्फिक। और कोई अगर ऐसा बंदा है तो पतला दुबला सा है लेकिन बहुत दिमाग है उसके पास, इंट्रोवर्ट है, उतना ज़्यादा बात उत नहीं करता है, कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाता है, पोइट्री लिखता है, तो वो हुआ एक्टोमॉर्फिक। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है जुंग। जुंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी में बहुत फेमस भी है। तो उन्होंने लोगों को डिवाइड करा है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जान पहचान वाली बात है। सो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो प्रिफर करते अकेले रहना, अवॉइड करते हैं लोगों को, विड्रॉ देमसेल्व्स इन द फेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर शाई। जो थोड़ी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में इतना पढ़ते नहीं है, यानी इतना वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते इमोशनली और थोड़े शाई नेचर के होते हैं, वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट ऑन द अदर हैंड सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विथ पीपल। ऐसे ऐसे प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं जो लोगों से डायरेक्टली डील करते हैं। एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्फ अमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटी। और जब भी उनको स्ट्रेस होता है तो वो लोग लोगों के बीच में रहना चाहते हैं या फिर कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब वो लोग हमेशा लोगों से घुल मिल कर रहना चाहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है फ्रीडमैन और रोजमैन ने मिलकर लोगों को क्लासिफाई किया पर्सनालिटी के बेसिस पे, जहाँ पे इन्होंने दिया है टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। अब टाइप ए वाले कौन है? पर्सनालिटी सीम टू possess high motivation, lack patience, feel short of time, be in a great hurry and feel like being always burdened with work, find it difficult to slow down and relax। तो टाइप ए वाले वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरी हुई रहती है, पेशेंस थोड़ा कम होता है, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, उनको हमेशा लगता रहता है कि बहुत वक्त कम है, उनको जल्दी जल्दी काम करना है, बी इन ए ग्रेट हरी यानी हमेशा जल्दी में रहते हैं, और हमेशा लगता रहता है कि उनके ऊपर काम का बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है और उनको डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे हम नहीं कहते कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, कूल डाउन कर लो, रिलैक्स हो जाओ, तो वो लोग थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ओके, दे आर मोर ससेप्टेबल टू प्रॉब्लम्स लाइक हाइपर टेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे देखा जाता है कि उनको हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा होती रहती है और कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD के बहुत प्रोन होते हैं, मतलब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब भाई बंदा कोई ऐसे पेशेंस नहीं होगा, बहुत जल्दी में हमेशा रहेगा, तो उसको ये चीज़ें तो होनी है। द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD विथ पर्सनैलिटी टाइप ए इज समटाइम्स इवन ग्रेटर देन द रिस्क कॉज्ड बाई हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और स्मोकिंग। टाइप ए वाले लोग अगर उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहेगा और वो लोग अगर स्मोक वगैरह करते हैं तो उनको जो है CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब टाइप बी क्या है? बी कैसे? टाइप बी वो लोग हैं जो टाइप ए के ऑपोजिट है, यानी रिलैक्स्ड है, काम है, कूल है, ऐसे लोग। ओके, अब फिर हमारे आया मॉरिस भाई साहब। मॉरिस भाई साहब ने इस टाइप ए और टाइप बी को एक्सटेंड करके इन्होंने बना लिया है टाइप सी और टाइप डी। अब टाइप सी टाइप डी में क्या हुआ? टाइप सी लोग जो है वो लोग कैंसर के बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी उनको कैंसर होने का बहुत चांसेस रहता है। सो इंडिविजुअल कैरेक्टराइज्ड बाय दिस पर्सनैलिटी आर कोऑपरेटिव, अनअसर्टिव एंड पेशेंट। तो ये लोग जो हैं कोऑपरेटिव होते, लोगों की मदद करते, अनअसर्टिव मतलब उतना असर्टिव नहीं, उतना डोमिनेंट टाइप के नहीं है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट
है। दे सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस, एग्जाम्पल एंगर, एंड शो कंप्लायंस टू ऑथोरिटी। ये लोग अक्सर अपना नेगेटिव जो इमोशंस है या फिर जो बुरा लगना, ख़राब लगना, उसको दबा लेते हैं और जो ऑथोरिटी है उनसे कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और जो टाइप डी वाले लोग हैं, टाइप डी वाले क्या हैं, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है या फिर उनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है कि उनको डिप्रेशन हो सकता है बहुत जल्द, वो हमारे हुए टाइप डी वाले लोग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है ट्रेट अप्रोच। सो ओके, हमने टाइप अप्रोच हमने देख लिया, ख़त्म हो गया हमारा टाइप अप्रोच। अब हम आ गए ट्रेट अप्रोच पे। सो फोकस ऑन द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलोंग विच इंडिविजुअल्स टेंड टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज। ओके, अब ट्रेट अप्रोच उन एट्रीब्यूट के ऊपर ध्यान देता है जिनसे कि वो लोग यूनिक हो सकते या फिर लोगों से अलग हो सकते हैं। ओके, tend to differ in consistent and stable ways. ओके, सो ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में शाइनेस है, फ्रेंडलीनेस है, तो मैंने क्या कहा कि ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिनसे वो लोग एकदम लोगों से, दूसरे लोगों से यूनिक होते हैं। जैसे कोई बंदा शाई होगा और कोई होगा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। जैसे आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट सोचो इसको और इसको सोचो आप एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके ट्रेट हो गए। तो ट्रेट अप्रोच इज़ वेरी सिमिलर टू आवर कॉमन एक्सपीरियंसेस इन एवरीडे लाइफ। तो जो ट्रेट अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि मतलब व्हेन वी कम टू नो दैट अ पर्सन इज सोशिएबल, जब हमें पता चलता है कि कोई बंदा सोशिएबल है यानी फ्रेंडली है, वी एज्यूम दैट शी विल नॉट ओनली बी कोऑपरेटिव, फ्रेंडली एंड हेल्पिंग, बट ऑल्सो एंगेज इन बिहेवियर्स दैट इन्वॉल्व अदर सोशल कंपोनेंट्स। तो जब हमें पता चलता है कि कोई इंसान सोशिएबल है, तब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो बंदा अगर सोशिएबल है तो वो फ्रेंडली होगा, लोगों को हेल्प करना चाहेगा, कोऑपरेटिव होगा, और बहुत सारे और भी ऐसे जो सोशल कंपोनेंट्स या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल सर्कल से रिलेटेड जितनी भी और एट्रीब्यूट्स है या फिर बिहेवियर्स है, एक्टिविटीज़ है, उनमें भी उसका इंटरेस्ट होगा या फिर वो एट्रीब्यूट्स वो लोग पॉजेस करेंगे। ओके, सो ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल। तो लोगों का जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एकदम जो प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेट अप्रोच। A trait is considered as a relatively enduring attribute or a quality on which one individual differ from one another. तो मैंने क्या कहा पहले कि ट्रेट अप्रोच आपको वो अप्रोच बताता है, वो ट्रेट बताता है किसी इंसान के बारे में जिससे वो दूसरों से यूनिक है ना। ओके, सो अभी ट्रेट अप्रोच के हम कुछ फीचर्स को देख लेते हैं और फिर ट्रेट अप्रोच के नहीं, ट्रेड्स के। मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो ट्रेड्स जो है क्या है, स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इंसान में ये ट्रेट है तो कल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रेट जो है सिमिलर होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, कैसे भी सिचुएशन आ जाए जो ट्रेट है वो कंसिस्टेंट रहता है, यानी लगातार वही रहता है। देन their strength and combination vary across individual, leading to individual differences in personality. और ये जो ट्रेट है इंसान के, अलग अलग ट्रेट से उसके कम्बिनेशन बनते हैं, स्ट्रेंथ के या फिर वीकनेस के, और उसी से इंसान की पर्सनालिटी बनती है। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ थ्योरीज है जो साइकोलॉजिस्ट ने अप्रोच करा है ट्रेट अप्रोच के बेस पे। जैसे पहले हमने देखा था ना, टाइप अप्रोच के बेसिस पे कुछ थ्योरीज थी, शेल्डन थे हमारे, जुंग थे। तो वैसे यहाँ पे भी ट्रेट अप्रोच के बेसिस पे हमारे कुछ थ्योरीज हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, जिनमें सबसे पहला जो हमारा है वो है एलपोर्ट्स। एलपोर्ट का जो ट्रेट थ्योरी है वो क्या कहता है, गॉर्डन एलपोर्ट इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच। तो ट्रेट अप्रोच का जो पायोनियर है, यानी पायोनियर का मतलब आप ऐसे समझो कि मेन जो है, यानी पिलर ऐसे कहेंगे, फाउंडेशन। हाँ, जो फाउंडेशन है वो कौन है, जो फाउंडेशन जिन्होंने करा है वो है गॉर्डन एलपोर्ट। ही प्रपोज दैट इंडिविजुअल्स पॉजेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स विच आर डायनामिक इन नेचर। उन्होंने बोला कि लोगों में बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो कि डायनामिक हैं।
that determine behavior in such a manner that individual approaches different situation with similar plans. तो और यही जो ट्रेट है, यही ट्रेट से इंसान का एक बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में भी उनका अप्रोच जो है, उनका प्लान जो है वो सिमिलर रहता है। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो। कोई बंदा अगर ऐसा है, उसका मानो ये बिहेवियर है, उसमें ये ट्रेट है कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मानो वो शॉर्ट टेम्पर है, तो सिचुएशन चाहे कैसा भी होगा, उसका जो अप्रोच है वो सेम होगा, शॉर्ट टेम्पर होगा। हो सकता है उसको जल्दी हर जगह गुस्सा आ जाए। या फिर किसी में, आप चलो ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल होगा, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते। मानो कोई इंसान ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा भर भर के है, कूट के है उसमें, तो ये उसका बिहेवियर में है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब कोई भी डिफरेंट सिचुएशन होगा, मानो कहीं पे घूमने गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके मन में ऐसा आएगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, इसके मन में वही प्लान आएगा। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है तो इसके मन में यही आएगा, मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ। तो ये जो बिहेवियर होगा, ये जो ट्रेट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है किसी इंसान में, उसी से क्या होगा, डिफरेंट सिचुएशन में भी उसका जो सिचुएशन को अप्रोच करने का प्लान है वो सिमिलर होगा। ओके, सो वर्ड्स पीपल यूज टू डिस्क्राइब देमसेल्फ एंड अदर्स प्रोवाइड ए बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनालिटी। और जो बातें लोग अपने लिए बोलते हैं, जो दूसरों के लिए बोलते हैं, उसी से हम लोगों का पर्सनालिटी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे जो एल्पोर्ट है, इन्होंने ट्रेट को है 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अब उसमें क्या है, सबसे जो पहला हमारा ट्रेट है वो है कार्डिनल ट्रेट, फिर हमारा आता है सेंट्रल ट्रेट, और फिर हमारा आता है सेकेंडरी ट्रेट। और इसके बाद वाला जो थ्योरी है कैटल का 16 PF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एल्पोर्ट कैटेगराइज ट्रेट्स इनटू, सबसे पहला है कार्डिनल ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट में क्या है, हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच ए पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व। तो कार्डिनल ट्रेट वैसे ट्रेट है जिस ट्रेट से किसी इंसान का पूरा मतलब उसका लाइफ ही उसी के अराउंड है। जैसे कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस एंड हिटलर्स नाजिज्म। तो जो महात्मा गांधी है, उनका जो नॉन वायलेंस का जो ट्रेट है, उनकी पूरी लाइफ ही उसी के बारे में थी। या फिर जो हिटलर का जो नाजिज्म था, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, उसी के अराउंड उनका पूरा लाइफ था। तो इसी से क्या होता है, इस ट्रेट में क्या होता है, बहुत बार वो जो ट्रेट है वो उस इंसान के नाम से एसोसिएट होने लगता है। जैसे द ट्रेट्स आर ऑफन गेट एसोसिएट विद द नेम ऑफ द पर्सन सो स्ट्रांगली दैट द डिराइव्ड सच आइडेंटिटीज एट गांधीयन एंड हिटलरियन। तो इसीलिए जो ट्रेट है, जैसे नॉन वायलेंस, अगर आसपास कोई ऐसा बंदा होगा जो पूरा नॉन वायलेंट है, जिसमें नॉन वायलेंस की ट्रेट भर भर के है, भर के नहीं, भर भर के है, खुट के है, तो उसमें क्या होगा, उसको हम कहेंगे ये तो गांधीयन है, मतलब गांधी जी के जैसा है। फिर कोई अगर बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट होगा तो हम कहेंगे हिटलर है। ऐसे आपने बहुत सारे मीम्स में देखा होगा, सीरियल वगैरह में, कि जो कोई स्ट्रिक्ट अगर घर पे है तो उसको हम हिटलर ऐसे कहते हैं। तो वही बात है, मतलब वो जो स्ट्रिक्टनेस की जो ट्रेट है ना, वो हिटलर के नाम से इतनी जुड़ गई है कि उसको हिटलर का नाम ही मिल गया। मतलब ये अगर ट्रेट है तो हम नॉन वायलेंस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये तो गांधी के जैसा है। ओके, फिर हमारा एक और ट्रेट है जो कि सेंट्रल ट्रेट है, जो कि लेस परवेसिव है बट स्टिल इट क्वाइट जनरलाइज डिस्पोजिशन एंड आर कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट्स। ये लोग मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, बट ठीक है, थोड़े ठीक ठाक मात्रा में लोगों में होती है। जैसे कि वर्म है, सिंसियर है, डिलीजेंट है, एंड आर ऑफन यूज इन राइटिंग टेस्टिमोनियल और जॉब रिकमेंडेशन फॉर ए पर्सन। तो ये है लोगों में थोड़ी बहुत अच्छाई जो होती है, उसी को हम कहते हैं कि चलो ट्रेट है इनमें, सेंट्रल ट्रेट ये है। जैसे कोई अगर कहेगा कि मैं बहुत ही सिंसियर हूँ, तो सिंसियर उसके जब हम जॉब रिकमेंडेशन करेंगे, टेस्टिमोनियल करेंगे, तब हम लिखेंगे कि ये इंसान बहुत सिंसियर है, अच्छे से काम करेगा। तो यही सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है सेकेंडरी ट्रेट। तो सेकेंडरी ट्रेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा जनरलिस्ट ट्रेट है, जिसके हम कहेंगे लाइक मैंगोस, मतलब किसी को आम पसंद है, ठीक है, बहुत बहुत आम बात है, आम पसंद है, ठीक है। फिर है प्रेफर्स एथनिक क्लॉथ्स, तो किसी को एथनिक पहनना पसंद है, ठीक है, अच्छा है, तो यही बात है। ओके,
फिर हमारे एक नोट है, प्यारा सा एक नोट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। वो थोड़ा सा, वैसे क्लास में सोच रही थी थोड़ा कम लंबा हो, जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एल्ब्रेट जो है कंसिडर ट्रेड्स मोर लाइक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स दैट ऑकर बिटवीन द स्टिमुलस सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। दिस मेंट दैट एनी वेरिएशन इन ट्रेड्स वुड एलिसिट a different response to the same situation। तो यही बात है कि एल्पोर्ट ने क्या किया, जो ट्रीट है, इन्होंने ट्रीट को क्या करा कि एक जो स्टिमुलस अराइज होता है ना, जो स्टिमुलस अराइज होता है और उसके बेसिस पे जो लोगों का रेस्पॉन्स होता है उसी को कहते हैं ट्रेट। मतलब कोई स्टिमुलस है और उसके बेसिस पे जो रेस्पॉन्स आया उसी को कहते हैं ट्रेट। यानी अगर स्टिमुलस में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो जो रेस्पॉन्स है उसमें भी चेंज होगा, तो वो जो ट्रेट है उसमें भी चेंज होगा। ओके, जैसे किसी को अगर प्रॉब्लम दे दिया तो उसका जो स्टिमुलस है वो है प्रॉब्लम, और उसी से जो रेस्पॉन्स आया वो हुआ कि सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो किसी को ये स्टिमुलस मिला कि प्रॉब्लम है, तो इससे आया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और रिस्पॉन्स ये आया है कि सॉल्व करना है। तो इससे इसका ट्रेट हुआ कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। तो इसको अगर थोड़ी बहुत जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ गया होता तो इसके रिस्पॉन्स में भी चेंज होता, तो रिस्पॉन्स चेंज होता तो इसके जो ट्रेट है ये ट्रेट भी चेंज होता। बहुत आसानी सी बात है। वही है ना कि आप अगर मतलब क्या कहते हैं, चाय से अगर चीनी बनाओगे नहीं चीनी से अगर आप चाय बनाओगे तो चाय क्या होगा, मीठी होगी। तो चीनी हुई आपकी, क्या हुआ, आपका प्रॉब्लम हुआ, और जो चाय है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आपका रिस्पॉन्स है। और इस बीच में जो ट्रेट है वो है क्या, मीठा हुआ। चीनी की जगह अगर आप नमक दे दोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट तो चाय ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो खारा आएगा। तो वही बात है, सिंपल सी बात है ना, समझ आ गया होगा ना। ऐसे चीनी से चाय से बहुत भद्दा एक एग्जाम्पल है, बट ठीक है, आपको भावना समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कैटल का 16PF के नाम से फेमस होता हुआ एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी फैक्टर। तो पर्सनालिटी फैक्टर यानी पीएफ हम इसको कहते हैं। पीएफ का एक और नाम है प्रोविडेंट फंड। चलो आप वो नहीं पढ़ते, हम फैक्टर एनालिसिस को ही देखते हैं। सो रेमंड कैटल बिलीव दैट देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो रेमंड जो कैटल है, इनका कहना है कि कुछ अलग अलग कुछ नहीं होता, कुछ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है फिक्स्ड, और उन्हीं के बेसिस पे लोग एक दूसरे से डिफर होते हैं। He applied statistical technique called factor analysis to discover the common structure. He found 16 primary or source traits. The source traits are stable and are considered as the building blocks of personality. तो इन्होंने 16 प्राइमरी या फिर सोर्स ट्रेट दिया है, ट्रेट्स, और ये जो ट्रेट्स है ये क्या है, स्टेबल है, और यही 16 ट्रेट मिलके पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। There are also number of surface traits that results out of the interaction of the source traits. और इन्हीं source traits के interaction से कुछ और traits आ जाते हैं जिनको हम कहेंगे surface trait. So Cattell described the source items in terms of opposing tendencies. He developed a test called 16 personality factor questionnaire 16PF for the assessment of personality. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक क्वेश्चनर होता है 108 सवाल का या फिर 120, ऐसा ही कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 108 या 120 सवाल होता है जहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा या फिर जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आंसर करता है, और उसी के बेसिस पे हम उसके ट्रेट्स निकालते हैं कि उसमें कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा सबमिसिव ट्रेट है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है आइसेंक्स थ्योरी। आइसेंक्स थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो आइसेंक थ्योरी में आइसेंक जी जो हमारे हैं, उन्होंने बोला कि हम पर्सनालिटी को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनकी बात है या तो आर या पार, ऐसी बात है इनकी। ओके, जैसे कि इन्होंने बातें बोली यहाँ पे, सबसे पहला है न्यूरोसिटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो या तो कोई इंसान में न्यूरोसिटिज्म होगा, यानी वो इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या फिर कोई ऐसा होगा जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। बस दैट्स इट, बीच का कुछ नहीं है, या तो आप इधर हो या तो आप उधर हो, ऐसा ही बात है इनका।
सो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स. लोगों का अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपनी इमोशन के ऊपर कितना कंट्रोल है. एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक. तो कुछ लोग हैं जो न्यूरोटिक हैं, एंड दे आर एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेस एंड क्विकली लूज कंट्रोल. तो एक होते हैं न्यूरोटिक, जिनका इमोशन के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है. वो लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं. क्विकली लूज कंट्रोल, वैसे समझ आ गया होगा ना. अपना आपा खो देना ये एक मुहावरा है. आप लोग हिंदी पढ़ते हो तो पढ़ोगे आपा खो देना मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना. देखो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाती हूँ, कभी इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ. सो एट द अदर एक्सट्रीम लाई पीपल हु आर काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल. या फिर ऑन द अदर हैंड कुछ लोग हैं जो इमोशनली स्टेबल है, जो कि काम है, बहुत ही इवन टेम्पर्ड. तो हम कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड, तो शॉर्ट टेम्पर्ड के ऑपोजिट हुआ इवन टेम्पर्ड. और कुछ लोग होते हैं बहुत ही, ये लोग बहुत ही रिलायबल होते हैं कि ये लोग आप इन पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है ना, अपना आपा नहीं खो देते हैं ना, तो आप रिलाई कर सकते हो. और दूसरा हमारा हुआ एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. अभी इस पर कितनी ही और चर्चा करूँ. एक्सट्रोवर्ट वो है जो सोशिएबल है, और इंट्रोवर्ट वो है जो थोड़े पैसिव है, क्वाइट है, कॉशियस है एंड रिजर्व्ड है. और एक्सट्रोवर्ट वो है जो एक्टिव है, ग्रिगरियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग है. जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रिल सीकिंग होगा, उनको हमेशा थ्रिल चाहिए होता होगा. आउटगोइंग होगा, एडवेंचरियस, आउटस्पोकन, प्लेफुल, फन लविंग ऐसे होते हैं, सोशिएबल. और जो इंट्रोवर्ट है वो रिजर्व है, अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहो, अच्छा लगता है, वही है. और है साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी. अ पर्सन हु स्कोर हाई ऑन साइकोटिज्म डायमेंशन टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल. तो साइकोटिज्म या फिर सोशिएबिलिटी, यानी कुछ लोग सोशिएबिलिटी यानी सोसाइटी में मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना पसंद है. और साइकोटिज्म जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं और एंटी सोशल होते हैं. एंटी सोशल मतलब पता है ना, मिलना जुलना पसंद नहीं है. ईगोसेंट्रिक, अब ईगो है तो पता ही है. और हॉस्टाइल तो होते ही है. और जो दूसरे नहीं होते वो लोग क्या है, सोशिएबल है. आप जो एक्सट्रोवर्ट के साथ जो ट्रेट है ना उसको आप इधर वो कर सकते हो, मतलब अब मिला सकते हो. लेकिन अब साइकोटिज्म का मतलब और इंट्रोवर्ट का मतलब एक नहीं है. कोई हो सकता है कि उसमें बहुत ईगो है इसलिए वो बात नहीं करता, और जो इंट्रोवर्ट है वो हो सकता है शाई है, रिजर्व है, इसीलिए बात नहीं करता. ऐसा नहीं कि उसमें ईगो है. तो ये दो चीज़ें बहुत अलग है, ऐसे मिलाना मत. ओके, सो आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन इज द टेस्ट इन विच इज़ यूज फॉर स्टडिंग द डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी. तो इससे क्या करते हैं हम, पर्सनालिटी के डायमेंशन को पढ़ते हैं. मतलब डायमेंशन का मतलब या तो इधर का हुआ या इधर का हुआ. ओके, या तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, या सोशियाबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर साइकोटिज्म है. ऐसे ऐसे बात देखते हैं. अब लास्ट है हमारा 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी. अब तक हमने अप्रोच को देखा, अब हम 5 फैक्टर मॉडल में क्या होता है कि 5 ऐसे पर्सनालिटी के फैक्टर है जिन पर पर्सनालिटी क्या होती है और ज़्यादा, मतलब हम पर्सनालिटी को पढ़ सकते हैं उन 5 फैक्टर्स के थ्रू. जैसे क्या है यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ लो. जैसे पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट एम क्रेव हैव एग्जामिन ऑल पॉसिबल पर्सनालिटी ट्रेट्स, द फाइंडिंग इंडिया सेट ऑफ 5 फैक्टर्स. तो ये 5 बेसिक या फिर मेन फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम किसी के पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं. मतलब जैसे पहले 16 आया, फिर सोर्स रेट आया, फिर सरफेस रेट आया, तो इन सब को पार करके अब आया है 5 वाला. 5 ही है, 16 वोला को सबको गोली मारो, 5 है, 5 को पढ़ते हैं. तो इनमें से सबसे पहला जो है, देखो एक्सट्रोवर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ओके, सो यहाँ पे जो 5 फैक्टर है, सबसे पहला यही हमारा लास्ट है टॉपिक. थोड़ा पढ़ लेते हैं आराम से, मैं भी थक गई हूँ तो. ओके, तो सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. लोगों में एक्सपीरियंस करने में कि बहुत ज़्यादा ओपननेस होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगा. जैसे दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर, इस फैक्टर में जिनका हाई होता है, इस फैक्टर में वो क्या करते हैं, दे आर इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ओपन टू न्यू आइडियाज़, उनको नए आइडियाज़ सुनना, एडॉप्ट करना पसंद है. आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स. इन कॉन्ट्रास्ट दोज हु स्कोर
लो आर रिजिड, जो लो स्कोर करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड है, और जो हाई स्कोर करते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, लोग नए नए आइडियाज़ पसंद आते हैं, और वो लोग कल्चरल परस्यूट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब कल्चरल परस्यूट मतलब कल्चरली, जैसे क्रॉस कल्चर होता है ना, मतलब कल्चर रिलेटेड लोगों से मिलना जुलना, नए एक्सपीरियंस लेना, आप नए कल्चर को जानोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। तो यही सारी बातें हैं। फिर है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में तो आप क्या ही बोलो, वही बात है, जो सोशली एक्टिव है, असर्टिव है, आउटगोइंग है, टॉकेटिव है, फन लविंग है, और जो अपोजिट है वो बहुत ज़्यादा शाई है, रिजर्व्ड है। यही बात है, इस बात को दोबारा दोहराने से चेंज नहीं हो जाएगा। फिर कुछ लोग होते हैं जिनमें एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, हाँ जी, ठीक है जी, ऐसे वाले, एग्री करने वाले। तो दिस फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक पीपल हु आर हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एग्रीएबल का मतलब आप समझो, हाँ जी जो बोलता है, मतलब उसको ना जी बोलना नहीं आता है। तो कोई बंदा है जिसको ना बोलना नहीं आता है, वो होगा एग्रीएबलनेस उसमें ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, उसमें हेल्पिंग नेचर होगा, क्योंकि उससे लोग मदद मांगते हैं तो वो ना नहीं बोल पाता। कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। ऑन दी अपोजिट आर पीपल हु आर हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड, और जो अपोजिट होते हैं वो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगो सेंट्रिक। ओके। फिर है न्यूरोसिटिज्म, वही वाले हैं जो इमोशनली अनस्टेबल है। अनस्टेबल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जिनका इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग आप देखना बहुत ज़्यादा काम रहते, उनका कुछ भी ख़राब सिचुएशन हो जाए वो थोड़े रिमेन काम एंड कूल रहते। कुछ लोग होते हैं या तो चिल्ला विल्ला देते, रोने लगते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, यानी उनका इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसा कहेंगे। अनस्टेबल नहीं कहेंगे, ये थोड़ा गलत है। फिर है कॉन्सेंटियसनेस, जो लोग ये फैक्टर जिनमें हाई होता है वो लोग क्या होते हैं, वो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब जो ऐसे नहीं कहते कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो ये लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब वो लोग हमेशा कॉन्शियस रहते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं अच्छा तो कर रहा हूँ, अच्छा स्कोर तो कर रहा हूँ, मेरा सब अचीव हो रहा है, तो यही सारी बातें होते हैं। तो ये लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि वो लोग कॉन्शियस है तो वो लोग सेल्फ कंट्रोल्ड है। आप ऐसे समझो, आपको मैंने हमेशा बोला है कि आपको अगर इंग्लिश आ जाएगी तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जब आपको इंग्लिश आएगा तब आप वर्ड का मतलब समझोगे, और उससे जुड़ी हुई जो ट्रेड्स है आप उसको आराम से समझ लोगे। ये रात वाली ट्रेन आई है, आई एम सो सॉरी, आपको आवाज़ आ रही होगी। एंड ऑन दी अपोजिट जो लोग ऐसे नहीं है वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं। ओके, सो it has been useful in understanding the personality profile of people across culture. While it is consistent and analysis of personality traits found in different language, but it is also supported by the studies of personality carried out through different methods. Hence, it is now considered to be most promising empirical approach to study of the personality. तो अब तक के लिए सबसे ज़्यादा एम्पेरिकल अप्रोच के थ्रू अगर हम पर्सनालिटी को स्टडी करना चाहें तो उसके लिए जो सबसे हेल्पफुल है वो है हमारा 5 फैक्टर थ्योरी। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके ख़त्म करने से या फिर समाप्त करने से पहले 2-3 बातें हैं मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। पहली बात तो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करना है, अच्छा लगा बुरा लगा, क्योंकि फीडबैक नहीं होगा तो मेरी तरफ से कोई चेंजेस या इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आपको इसका पीडीएफ पढ़ना है तो इसको पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसकी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है। और तीसरी बात, अगर आप मेरे से सोशली जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप मेरे साथ सोशली जुड़ सकते हो। और आपकी कोई क्वेरीज होगा वो मैं चाहूँगी आप कमेंट में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन कुछ पर्सनल बातें हैं तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर ही सकते हो। सो दैट्स इट। इसके पहले जो बाकी लेक्चर्स है, चैप्टर 1 जैसे हमारा है, या फिर चैप्टर जो हमारा 2 है, उसके भी जो हमारे पहला और दूसरा जो लेक्चर है सब कुछ आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरी पढ़ाई कर सकते हो। और चैप्टर 1 का हमने रिव्यू क्वेश्चन भी कर दिया है, आप चैप्टर 1 इधर ख़त्म करके आप रिव्यू क्वेश्चन भी ख़त्म करो, और फिर मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 1 शॉट लेक्चर, जैसे कि हम रिवाइज़ करेंगे। वैसे रिवीजन का अभी वक्त तो है नहीं उतना, तो फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेके आने की। सो दैट्स इट। मैं चाहूँगी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और एक बात, चैनल को आप लोग बहुत सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने देखा है कि जो व्यूअर्स है उसमें नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है,
तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा। और चैनल ग्रो होगा तो ये जो मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ और भी लोगों तक पहुँचेगा, या फिर शायद आप लोग नहीं चाहते हो इतनी अच्छी पढ़ाई, सिर्फ आप लोग ही पढ़ना चाहते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।